हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक्सप्लोरिंग साइंस फाइट फॉर योर ड्रीम्स फिर से आपके एक नया वीडियो लेकर आ गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, बुक भी खोल लिया करो कभी। ठीक है, खोल लो बुक। ठीक है, तो वीडियो में हम लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, भाई हम इस पर डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये मैं पर्सनली थोड़ा सा एक 3-4 सेकंड में आपको कुछ बात बोलूँ, ये लेक्चर मेरे लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना भी चाहता हूँ आपको, और अपने आप को थोड़ा सा रोक के भी रखना है कि आपको ये बात नहीं बतानी कि आपको वो बात नहीं बतानी। ठीक है, तो लोग फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, तो बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो, किसी भी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, अब ये मत बोला कि कहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक इक्वेशन तो लिखी होती है वहां पे। अरे एक इक्वेशन लिखी होती है 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइन गिव राइज टू 6H12O6 + 6O2 + 12H2O। क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मेरे भाई, मेरे दोस्तों? फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, जब आप 12th में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है ना, यू हैव टू स्टडी केल्विन साइकिल, यू हैव टू स्टडी द एजेंट-स्लैश साइकिल। ठीक है, यू हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इतना सब कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या बताना है आपको, क्या नहीं बताना है, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए एक चैलेंज होने वाला है। ठीक है, चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं, हमें तो पढ़ना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली हम पढ़ेंगे कैसे। पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। देखो, किसी भी प्रोसेस को पढ़ने से पहले उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को समझ लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट प्रोसेस में घुस जाते हो, फिर देखते हो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है। नहीं, पहले उसके स्ट्रक्चर्स को समझ लो, फिर हम प्रोसेस के पे आएंगे। ठीक है, और प्रोसेस में मेरे को आपको कुछ ज्यादा नहीं बताना है, मैं कुछ आपको कीवर्ड्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा कि आपको कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाए या इनसाइड में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें होनी चाहिए, सर स्ट्रक्चर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट वो मैं आपको लेक्चर के दौरान लिखवा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड में अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक प्लांट्स को फोकस करने से। ठीक है, आपके घर के आसपास कोई प्लांट रखा हो ना, तो लग जाना उसको मैग्नीफाई से, मैग्निफिकेशन ग्लास, देखना क्या मिलता है। कुछ नहीं मिलेगा, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, लगे वहां पे मैग्निफिकेशन ग्लास से रात भर कि मम्मी कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं देखने मिलेगा इतना। मैग्निफिकेशन ग्लास से इतना कुछ नहीं देख सकता। हाँ, मैग्निफिकेशन ग्लास से आप कुछ हल्के हल्के से उभार देखने मिलेंगे, कुछ आपको उभार से देखने मिलेंगे। ठीक है, लीफ को देखो, लीफ को भी तोड़ के कभी टच करोगे ना तो उसमें कुछ आपको दिखेगा कि कुछ उभार से उभरे से उभार से। ठीक है, मतलब लीफ पूरी स्मूथ नहीं देखने मिलेगी, आपको कुछ उभार देखने मिलेगी। तो वो उभार क्या होते हैं, उभार को जल्दी बोल दो, स्टोमेटल ओपनिंग होते हैं। ठीक है, तो प्लांट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको सन दिखाई दे रहा है अच्छा सा। ठीक है, ये सन है। ठीक है, तो सन से आती है लाइट एनर्जी। ठीक है, उससे फिर आता है CO2। ठीक है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। ठीक है, शुरुआत में इतनी सारी वो निकलने वाली कॉम्प्लिकेशन, डोंट वरी। ठीक है, स्ट्रक्चर में फोकस करते हैं हम। तो आपको लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, लीफ दिखाई दे रही है, आप अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अब अलर्ट हो जाओ थोड़ा। लीफ दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको हमने क्या करा, माइक्रोस्कोप से लीफ की एनाटॉमी को देखा। ठीक है, तो लीफ की एनाटॉमी आपने जब देखी तो आपको अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस देखने के लिए मिली। क्या मिली आपको? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस आपको देखने के लिए मिली। कहाँ पर? लीफ में। देखो भाई, अब बोलोगे भाई एपिडर्मिस क्या होता है। देखो, वो सेल्स जो किसी भी पार्ट के, किसी भी जैसे रूट है, शूट है, किसी भी पार्ट के कवरिंग को बनाती हैं तो उसको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब वो एक लेयर बना लिया तो उस लेयर को हमने एपिडर्मिस कह दिया। कुछ है ना मुश्किल इसमें, कुछ है मुश्किल, ऐसे ही भागते रहते हो बस। ठीक है, उसके बाद हमें मेसोफिल सेल्स देखने मिली। ठीक है, और कुछ एयर कैविटी देखने मिलेंगी। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस सेल्स देखा। ठीक है, दीज आर आल्सो मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना, इसको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कह देते हैं। ठीक है, और हाँ, आपको यहाँ पे विद्वान भी बैठे हैं। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो बोलेंगे भाई बंडल शीट सेल के बारे में आपने नहीं बताया। बंडल शीट सेल हमको बेसिकली C4 प्लांट्स में देखने मिलते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन द C3 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट के बारे में इतने
देखो C4 प्लांट में देखो C4 प्लांट एक एडेप्टेशन है, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन में हम अलग से बात करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे जो एनाटॉमी आपको दिखा रहा हूँ C3 प्लांट किया, ठीक है, ठीक है। तो एनाटॉमी आपने देखी, तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस देखने मिलती है। और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहीं फोकस करना है, हाँ यहीं नजर लड़ा लो अपनी, स्टोमेटल ओपनिंग देखने मिलती है। क्या मिलती है? स्टोमेटल ओपनिंग देखने मिलती है, ठीक है भाई। देखो बेसिकली क्या है, देखो ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, मार्कर ने धोखा दे दिया मेरे को, एक मिनट, ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल्स है। अब यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है कंटेंट में, यहाँ पे एक गैप है। तो ये जो गैप है ये क्यों है ये गैप? ऐसी क्या गलती कर दी भगवान ने बनाते, ठीक है। तो ये गैप क्यों है भाई? ये गैप नहीं होगा तो CO2 अंदर कैसे आएगी भाई? ये गैप नहीं होगा तो CO2 अंदर कैसे लेके आओगे? इससे गैप से तो अंदर आएगी, और इस गैप को तो हमने बोला है स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर। इस गैप को तो हमने बोला है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब हम क्या करेंगे भाई, जो हमने गैप, अब हमें बड़ा इंटरेस्ट सा आया, हमने भाई ये गैप सा क्या देखने को मिल रहा है, चलो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको हर चीज में इंटरेस्ट, हर चीज में वो बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे, मतलब उनको हर चीज में इंटरेस्ट रहता है। और बड़े होते हैं बताएंगे इंटरेस्ट को लूज कर जाते हैं। इंटरेस्ट हो हर बंदा साइंटिस्ट, सच्ची में, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये क्या है, ठीक है, ये ओपनिंग से क्या देखा ये, तो हमने इसको क्या करा, इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करा कि भाई और देखो उसको अंदर देखे और क्या है अंदर, ठीक है। तो और मैग्नीफाई करा तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिला, ठीक है। ये था वो पोर जो आपको दिख रहा था माइक्रोस्कोप से, तो ये था वो पोर जो आपको दिख रहा था, और इसके आसपास दो सेल्स दिखाई दिए, और उस सेल्स को हमने बोला गार्ड सेल्स। क्या बोला? गार्ड सेल्स बोला। क्या बोला? गार्ड सेल्स। क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वर्ड को मैं बार बार बोलता हूँ ना, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मजा थोड़ी आता है वीडियो बड़ी करने में, समझते नहीं हो, ठीक है। तो गार्ड सेल्स आपको देखने मिली, ठीक है। और गार्ड सेल्स में आपको देखने मिला क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सिडरी सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है भाई। गार्ड सेल्स दिखाई दिए, गार्ड सेल के बाद आपको सब्सिडरी सेल्स दिखाई दी। सब्सिडरी सेल्स क्या होती है भाई? कुछ नहीं, एक्सेसरी कुछ, और गार्ड सेल के साइड में कुछ सेल्स होती है जिसको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। सब्सिडरी सेल्स का काम क्या होता है, सब्सिडरी सेल क्यों पढ़ाए जा रहे हूँ भाई, क्यों बता रहा हूँ, बहुत किसी भाई, अब किसी भी सेल का नाम देते हैं ना बुक में, तो भैया इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं छुपी हुई। अब बता दूंगा आपको वो इन्फॉर्मेशन। ये सब्सिडरी सेल्स की मदद से ही तो ये ओपनिंग होगी। कैसे होगी? इंटरेस्टेड जानने में कैसे होगी? आधे मना कर रहे हैं, नहीं है, ठीक है। तो जहां कर रहे हैं उनके लिए हाइड्रोजन पोटेशियम ग्रेडियंट पंप, ठीक है। हाइड्रोजन पोटेशियम ग्रेडियंट पंप की मदद से इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। क्यों बताया ये पॉइंट? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, डोंट वरी, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने स्टोमेटा को थोड़ा देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो यार, ये आपके पेपर में आने ही वाला है, समझ लो इस चीज को, ठीक है भाई। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो स्टोमेटा को आपने देखा है, दिस इज द स्टोमेट पोर, भाई ये अंदर खाली है, ठीक है। यहाँ से तो तुम्हारी वो CO2 एंटर करेगी, ठीक है। तो आपने इसको देखा, ठीक है, और आपने इसके अगल बगल क्या देखा? गार्ड सेल्स आपने देखा नहीं, और गार्ड सेल्स में आपने बाकी सेल से डिफरेंट क्यों है? गार्ड सेल्स बाकी सेल से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है उसके पास? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और इसको हम गार्ड सेल्स क्यों कहते हैं? गार्ड सेल्स? क्योंकि भाई ये जो पोर है ना, ये इसको गार्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गार्ड कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने उसको बोला गार्ड सेल्स। कुछ मुश्किल है, ठीक है। फिर हमने बात की, ठीक है, और इसमें हमको क्या देखने मिलेगा? एक वैक्यूल देखने मिलेगा। एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो यहाँ पे, ठीक है। 9th क्लास में एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ा था ना। अब आधे कह रहे हैं पता नहीं क्या था वो, तो ठीक है, आज मैं आपकी इतनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बता देता हूँ यार आपको, ठीक है। अब इसको डिसलाइक मत देना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट आपको देखने मिला, ठीक है।
तो गार्ड सेल्स बाकी सेल्स से अलग कैसे होती हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। कैसे होती है? क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट्स व्हाई वो डिफरेंट हो गया एपिडर्मिस सेल से। और ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड का, ये क्वेश्चन है बोर्ड का, लिख लो इसको, कॉपी लेकर बैठा करो। 10 बार मैंने बोला कॉपी लेकर बैठे करो अपने पास, ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद हमने हमारे अंदर और इंटरेस्ट, हमारा मन ही नहीं मान रहा, हम और मैग्नीफाई करेंगे, हम और अंदर चले जाएंगे। तो हमने देखा भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या होता क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, हमने तो देखा नहीं क्या भला क्या है ये क्लोरोप्लास्ट। तो हमने और मैग्नीफाई किया, और हमारा इंटरेस्ट, तो हमने और मैग्नीफाई किया, तो हमें ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है? ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको मिला, ठीक है? ये क्या है, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग डाल लो क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, लिखो, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बोथ द मेम्ब्रेन आर स्मूथ, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? और बोथ द मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, ठीक है? कोई रिजेस नहीं देखने मिलेंगे, कोई फोल्डिंग्स नहीं देखने मिलेगी, बोथ द मेम्ब्रेन आर स्मूथ, ठीक है? तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आपको देखने मिल रही है। भाई देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है? ठीक है जी। फिर बात की, ठीक है? उसके बाद आपको क्या देखने मिल रहा है? कुछ भाई ये इसको देख के आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है ना? कि भाई ये क्या स्ट्रक्चर है, देखा ही नहीं पहले कभी जिंदगी में, ठीक है? कुछ कॉइन लाइक ऐसा लग रहा है, एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है, ठीक है? तो एक के ऊपर ऐसा लग रहा है, एक के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है? तो ये जो अगर मैं, ठीक है, तो इस पूरे की बात करूंगा ना, पूरे ग्रुप की बात करूंगा, ठीक है, इस पूरे बंडल की बात करूंगा, तो उसके क्या मैं बोलूंगा? ग्रेना बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ग्रेना बोलूंगा, ठीक है? और अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं, भाई वो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, यस, यही वर्ड यूज होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? थैलेकॉइड है। क्या है वो? ये क्या है? ये है थाइलेकॉइड, ठीक है? थाइलेकॉइड है, ठीक है? ठीक है? और ये आपको दिखा है कुछ शीट जैसा दिखा है, जो एक शीट जो है वो इन सब ग्रेना को कनेक्ट कर रही है साथ में। तो इस शीट को हमने क्या बोला? इसको हमने स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है? तो स्ट्रोमा लैमिले बोला। और ये जो आउटर चीज है, देखो ये तो बात होगी, ये ग्रेना हो गया, ये तुम्हारा स्ट्रोमा लैमिले हो गया, ठीक है ना? ये स्ट्रोमा लैमिले हो गया, ठीक है? और ये क्या? स्टार्च ग्रैन्युल, बात करेंगे इस पे, डोंट वरी, ठीक है? और इस बात करेंगे लिपिड, ये कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स देखने मिल रहे हैं हमें, राइबोसोम्स, ठीक है? तो इसके बाहर का जो एरिया है जितना मर्जी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा, ठीक है? क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन से बाहर जितना भी सब कुछ है वो सब क्या है? स्ट्रोमा है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लो थोड़ा सा, समझ रहे हो? स्ट्रोमा, ठीक है जी? तो इतनी बात करी हमने, तो हमने पूरी तरह से स्ट्रक्चर्स को समझ लिया कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखो मैंने थाइलेकॉइड के बारे में, इनकी चीज के बारे में क्यों बताया? आप बोलोगे एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? आपकी लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में भी नहीं है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छुपी हुई जानकारी है उसके बारे में, ठीक है? और आ सकता है एक बाउंसर क्वेश्चन, और हम हर एक बाउंसर क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होती है, देखो आपको इतना पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोफिल पिगमेंट में, जितना आपकी लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में दे रखा है, ठीक है? अब क्लोरोफिल में होती है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल, ये तो बताया नहीं किसी ने। क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है? हाँ होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, ढूंढो क्लोरोफिल इसमें कहाँ है? इसमें गूगल पे सर्च मार लो, क्लोरोफिल का पिगमेंट ऐसे दिखेगा, उसके अंदर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे छुप के बैठा है, यहाँ पे थाइलेकॉइड में होता है और तुम्हारा क्लोरोफिल का पिगमेंट, ठीक है? और क्लोरोफिल का पिगमेंट भी थाइलेकॉइड के अंदर भी, हाँ सुन लो थोड़ा सा, थाइलेकॉइड के अंदर भी क्वांटरसॉम की फॉर्म में होता है। क्या? कुछ क्वांटरसॉम कुछ पैकेट्स की फॉर्म में होता है। भाई देखो क्लोरोफिल के मानो भगवान ने क्या करा, भगवान ने बोला कि देखो भाई एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, और इसमें क्या होगा? इसमें ही तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है? तो बातचीत हुई आगे,
ठीक है, और बोला भाई चलो आपने रख तो दिया भाई, इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आप ऐसे रख दोगे उसको? अरे इसको सजा वजा के रखो थोड़ा, पैकेट वैकेट में। भाई खाना वाना लेके आते हो अच्छे से तो पैकेट में लेके आते हो ना, तो ऐसे क्लोरोफिल है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पैकेट में रखो, ठीक है। तो उसको पैकेट में रखा जाता है, उस पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। और एक क्वांटोसोम में, सुन लो, एक क्वांटोसोम में 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, और जिसमें 160 होते हैं आपके क्लोरोफिल ए एंड 70 होते हैं आपके क्लोरोफिल बी। ठीक है, मन था मेरा बताने का, इसलिए बता रहा हूं। मैंने बोला ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कि आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना। ठीक है, लिख लो इसको भी। ठीक है, तो ये सारी हमने बात करी, एक ब्रीफ थोड़ा सा समरी करते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट की हमने बात करी, प्लांट की हमने एनाटॉमी देखी। ठीक है, प्लांट में हमने देखा कि स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटल ओपनिंग को हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा कि भाई गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, स्टोमेटल पोर होता है, सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर सेल्स आर सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि हमने क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा मैग्नीफाई करा, हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझा। ठीक है, और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट एक और जो बात करी थी कि भाई जो तुम्हारा इनर वॉल है वो थिक होती है, और आउटर वॉल क्या होती है? थिन होती है। देखो, अगर आपने इस डिफरेंस को बोर्ड इस डायग्राम को बनाया और इस डिफरेंस को नहीं दिखाया कि आपने इनर वॉल को थिक नहीं दिखाया और आउटर वॉल को थिन नहीं दिखाया, ठीक है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, आउटर वॉल आपकी थिन है और इलास्टिक है। देखो समझो, देखो वाटर जब होगा ना, जब प्लांट हो सॉरी जब लीफ होगी फ्लैशेड होगी। ठीक है, देखो जब प्लांट में पर्याप्त मात्रा में वाटर होगा, ठीक है, तो भाई स्टोमेटल ओपनिंग क्या जो स्टोमल होगा ना वो खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? मान लो अगर इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, मान लो एक पैकेट है, मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, मान लो ये इस तरह से है कुछ, ठीक है, अब मैं इसमें पानी भर दिया तो कुछ ये पीछे की तरफ खींचेगा, ये कुछ पीछे की तरफ खींचेगा। भाई मैं इसमें पानी भरूंगा, कुछ इस तरह से खींचेगा नहीं खींचेगा? ठीक है, ये कुछ इस तरह से खींचेगा नहीं खींचेगा ना इस तरफ। भाई ये वॉल तो इलास्टिक है, मतलब ये वॉल तो नहीं खींच सकती, तो भाई जो वॉल खींच सकती है वो तो खींचेगी ना, वो तो पीछे की तरफ जाएगी ना। समझ रहे हो? देखो सुनो समझो, टेंशन मत लो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब वाटर की पूरी रिक्वायरमेंट, मतलब वाटर पूरी तरह से है प्लांट में, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हो ना, ये इस तरह से खींचेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से पीछे की तरफ खींचेगा। तो जब ये पीछे की तरफ खींचेगा, ये इस तरह से खींचेगा, तो ये पोर खुलेगा नहीं खुलेगा? समझ में आ रहा है भाई? ये देखो, ये स्टोमेटा पोर है, ये गार्ड सेल्स है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो वॉल है ये नहीं खींच सकती, ये वॉल नहीं खींच सकती, सिर्फ ये खींच सकती है। तो इसमें पानी आ गया, अब पानी आ गया तो सिर्फ वॉल, ये वाली वॉल तो खींचेगी ना, ये तो पीछे की तरफ फैलेगी ना। जब ये फैलेगी तो कहीं ना कहीं ये पोर तो खुल जाएगा ना। समझ रहे हो? और जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, तब क्या होगा भाई, ये वॉल नहीं खींचेगी। जब ये नहीं खींचेगी तो ये फिर आगे आ जाएंगे और ये पोर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है जी? ठीक है, अब ये इतना इजीली नहीं होता जितना इजीली मैंने आपको बता दिया, आपके लेवल के हिसाब से पता है, लेकिन अगर डिटेल में बात करनी चाहे तो फिर मैं बोल लो कि भाई तो पूरा मैकेनिज्म है ना। ठीक है ना, मैंने आपको बोला ना हाइड्रोजन प्रोडक्शन ग्रेडियंट पंप की मदद से होता है। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म हमारा काम नहीं है पढ़ना। यू आर इन क्लास 10th और आपके हिसाब से आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस पोर को भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्लास 10th में ही पढ़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो हमने सारे स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब कुछ हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पर। ठीक है, तो उसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, हमने जाना भाई अंदर जाके अच्छे से मैग्नीफाई करके सारी कहानी से समझा। ठीक है, हमने जाना कि भाई एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो आप क्लास में हाथ उठा के सबसे पहले बोल देना, कोई बोले क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल में होता है, तो बोल देना उसको। ये तो बताते पहले क्लोरोफिल है कहाँ पे, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? थाइलाकोइड में होता है। ठीक है, कैसे होता है? कंडेंसम की फॉर्म में होता है। कंडेंसम की फॉर्म में कैसे होता है? एक कंडेंसम में 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल 160 क्लोरोफिल ए एंड 70 क्लोरोफिल बी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ठीक है, यार बार मेरा मार्कर मुझे धोखा दे देता है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझो। देखो सुनो, समझो थोड़ा सा। मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, मैं तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा दूंगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा डिटेल में जाके। ठीक है, आप बोलोगे आप तो डिटेल पढ़ाने वाले थे, ये वो है ना, मैं आपको डिटेल पढ़ा सकता हूँ, और वो डिटेल आपके काम का नहीं है ना, तो जितना रेलेवेंट है उतना पढ़ो। ठीक है, चलो फिर, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है बोलो जल्दी से। C6CO2, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, क्या मिलता है हमको, C6H12। जिस बच्चे ने ये नहीं बोला ना आगे फॉर्मूला, उसको पाप लगेगा, तो बोल रहा हूँ पाप लगेगा, जल्दी बोल दो। C6H12O6, ठीक है, 6O2 प्लस 12H2O। ठीक है जी, इतनी बात हुई। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो एक मिथ है यहाँ पे, बहुत सालों से मिथ है, जब मैं छोटा था मेरे पास भी था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो बेसिकली कार्बन अंदर कार्बन रख लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। बेसिकली आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में ये है कि CO2 आया, ठीक है जी, तो हमने क्या किया, ये जो इसका कार्बन, इसको ऐसे ऐसे अलग कर लिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया, है ना, इसको बैलेंस का, इसको ऐसे क्या कर लिया हमने, 6 कार्बन ऐसे निकाल लिए, ठीक है, ऐसा हमको ये मिल गया, तो कहानी होगी, पर ये गलत है। ठीक है, ठीक है ना, ये गलत है, ये आपके दिमाग की एक दुविधा थी जो मैंने आपको बता दिया आज। ठीक है, देखो CO2 अंदर आता है, मैं वो मना नहीं कर रहा, CO2 अंदर आएगा और क्या अंदर आएगा, H2O अंदर आएगा। ठीक है, CO2 अंदर आया, H2O अंदर आया, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, क्या ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी कि यहाँ से निकलेगी, पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ से निकलेगी भाई, ऑक्सीजन आपकी यहाँ से निकलती है। ठीक है, मतलब आपको ऑक्सीजन दे कौन रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि हाउ डू यू गेट द ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन मिल कहां से रही है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ बाय प्रोडक्ट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ H2O। आपको ये तो नहीं कंफ्यूज है कि H2O क्या होता है, वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और कार्बन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है या रिडक्टिव प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मेरे को पढ़ाना होता है, मैं आपको कैल्विन साइकिल पढ़ाता और आप फिर पता चलता कि भाई कितनी बड़ी कहानी है। ठीक है ना, तुम्हें कोई लिमिट करना पड़ रहा है खुद को। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिमिटेड इज द बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ H2O। ठीक है, और कार्बन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, सॉरी H2O का क्या हो रहा है, बताओ जल्दी, क्या हो रहा है H2O का। H2O में से देखो, H2O को तोड़ा और ऑक्सीजन बाहर निकाल ली। ठीक है, तो बेसिकली हमने हाइड्रोजन को अलग किया, भाई हाइड्रोजन को अलग किया तभी तो ऑक्सीजन निकलेगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, H2O का क्या किया, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, इसका क्या हमने, ऑक्सीडेशन। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है जी, ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है ओपनिंग। ठीक है, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो इनर वॉल है और आउटर वॉल है, ठीक है। तो इनर वॉल जो होती है आपकी थिक होती है एंड इनइलास्टिक होती है, ठीक है। आउटर वॉल क्या होती है आपकी, थिन होती है एंड इलास्टिक होती है, ठीक है। स्टोमेटा से रिलेटेड पॉइंट है, सुन रहे हो, ठीक है। और एक और पॉइंट, ठीक है, गार्ड सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल in having क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो गार्ड सेल अब दूसरे एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हमने बात कर ली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में छुपा के लिखी हुई है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपके छुपा के लिखी हुई है एक प्लांट के बारे में, C3 एंड C4। ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में है, अब बोलोगे नहीं है, देखो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से लाइन लिखी हुई है कि देयर आर सम प्लांट्स, ठीक है ना, जो रात में जिनका स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है ना। बेसिकली वहाँ पे एनसीईआरटी C3 या C4, बेसिकली एनसीईआरटी तो बात करती है कैंप प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? कैंप प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो कैंप प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो होते हैं जिनका जो स्टोमेटा है वो ठीक है। कैंप प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टोमेटा है वो रात के समय खुलता है, ठीक है। और जो तुम्हारे C3 होता है उसका कब खुलता है? उसका डे टाइम में खुलता है, ठीक है। इसमें भी डे टाइम में खुलता है, लेकिन भाई CM प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका जो स्टोमेटा है वो रात में खुलता है। अब ये रात में क्यों खुलता है? क्यों खुलता है रात में? भाई इनको क्या दिक्कत है दूसरों से? मतलब ये भी अपने दिन में स्टोमेटा खुले, क्योंकि बेसिकली जो तुम्हारे CM प्लांट्स होते हैं ना वो होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स। अब ये जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। अब जीरोफाइटिक कंडीशन क्या होती है? देखो जीरोफाइटिक कंडीशन क्या होना पड़ा हुआ है थोड़ा सा आपने 9th में। जीरोफाइटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जैसे रेगिस्तान हो गए, ठीक है, जहाँ वो इलाका जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही, ठीक है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है बेसिकली। तो उन प्लांट ऐसी कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स को हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है, अदर सकुलेंट्स प्लांट्स हो गए रेगिस्तान में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इनका जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम खुल जाएगा ना, अगर कैक्टस का दिन के टाइम में स्टोमेटा खुल गया, उसके पास तो वैसे ही पानी नहीं है भाई, वहां पे बारिश हो नहीं रही है, रेगिस्तान में पानी है नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हो स्टोमेटा खोल दो, स्टोमेटा खुलेगा, ट्रांसपिरेशन होगा, पानी जाएगा, प्लांट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई नेचर ने हर किसी ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए ना एक एडेप्टेशन दिया है, ठीक है ना। और इसलिए इनको एडेप्टेशन है कि इनका स्टोमेटा इनसे बोला भाई देखो तुम ऐसे कंडीशन में रह रहे हो, तुम्हारे पानी वानी नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे दिन में अपना स्टोमेटा खोल के मत घूमो, रात में स्टोमेटा खोलो। ट्रांसपिरेशन जो तुम्हारे दिन में क्या होता है, हाईलाइट होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, आपका जो ट्रांसपिरेशन बहुत रफ्तार से होगा, ठीक है। तो दिन में स्टोमेटा खोलो, तो दिन में स्टोमेटा खुलेगा, ठीक है, सॉरी रात में स्टोमेटा खुलेगा, ठीक है, और दिन में स्टोमेटा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं? सेम प्लांट्स होते हैं। और C3 एंड C4 के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो C3 के बारे में जितनी हमने बात की वो सब C3 के बारे में की, ठीक है। और C4 के बारे में बता देता हूँ। C4 के बारे में क्या होता है? C4 में सिर्फ क्या होता है, C3 और C4 का डिफरेंस आपको कैसे याद रखना है? C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? बंडल शीथ सेल होते हैं। तो बंडल शीथ सेल होने की वजह से C3 और C4 में हमें डिफरेंस पता चलता है, ठीक है।
लिमिट करना खुद को मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बता दूँ आपको, मेरा मन कर रहा है बहुत कुछ बताने का, ठीक है, लेकिन आपके काम का नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो C3 के बारे में जाना, CM प्लांट के बारे में जाना, C4 प्लांट्स के बारे में हमने जाना, ठीक है। इतनी बात हमने करी। उसके बाद एक पॉइंट और, देखो C3 बोल रहे हैं इसको और इसको बोल रहे हैं C4 प्लांट, ठीक है। तो C3 एंड C4 प्लांट नाम क्यों रखा, क्योंकि देखो सुन लो, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। देखो C3 में क्या होता है ना, जो पहला आपका ऑर्गेनिक एसिड तैयार हो, फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो 3 कार्बन होता है, ठीक है। और जो C4 में होता है वो 4 कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बनता है ऑक्सैलिक एसिड, शॉर्ट में बोला ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड बनता है, यहाँ पे OA लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपसे करनी थी। इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ है भाई जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कमेंट करने देना, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी जो आपसे करनी थी, तो पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।